रिया कबीरनगर में रहने वाली एक सुंदर और सुशील लड़की है। वह 9वीं कक्षा में पढ़ती है और हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती है। इसके लिए वो बहुत मेहनत करती है। रिया के परिवार में उसके पापा अमरीश, मम्मी भारती और छोटा भाई दीपू रहते हैं। रिया पास ही के स्कूल में पढ़ती है और वह अपने ही पड़ोस की एक लड़की उमा, जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ती है, दोनों साथ ही स्कूल जाती हैं। रिया की ज़िंदगी हंसी खुशी चल रही थी कि एक दिन जब वह स्कूल में थी तो अचानक ही उसके पेट में दर्द होने लगा। पेट में हो रहे दर्द के कारण वो खुद में ही बड़बड़ाने लगी। रिया, कल मैंने राजमा चावल खाए थे, शायद इसलिए दर्द हो रहा है। स्कूल से घर जाते ही मैं दवाई ले लूँगी तो दर्द ठीक हो जाएगा। पायल, रिया की सहेली, क्या हुआ रिया? अकेले में क्या बड़बड़ाए जा रही है? रिया, कुछ नहीं यार, कल मैंने राजमा चावल खाए थे तो मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। पायल चिंता करते हुए, ज़्यादा दर्द है तो छुट्टी लेकर घर चली जा। रिया, नहीं यार, अब तो 2 लेक्चर ही रह गए हैं और तब तक तो मैं दर्द बर्दाश्त कर ही लूँगी। पायल और रिया आपस में बातें कर रही होती हैं कि उनका हिंदी का लेक्चर लग जाता है और उनकी हिंदी की अध्यापिका मिसेस जूही उनकी कक्षा में आ जाती हैं। सारे बच्चे उनका अभिवादन करने के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं कि तभी कुछ लड़के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। लड़कों को इस तरह हंसते देख मिसेस जूही उनसे गुस्से में कहती हैं, मिसेस जूही, ये क्या बदतमीज़ी है? आप सब इस तरह क्यों हंस रहे हैं? मिसेस जूही के गुस्से वाली रौबदार आवाज़ सुनकर सभी लड़के चुप हो जाते हैं। तभी मिसेस जूही उनसे फिर से पूछती हैं, मिसेस जूही, मैंने आप सबसे कुछ पूछा है कि इस तरह क्यों हंस रहे थे? जल्दी जवाब दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लड़कों की तो अब कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती, पर उनकी ही कक्षा की एक लड़की सीमा मिसेस जूही से कहती है, सीमा, मैं वो रिया। मिसेस जूही, क्या रिया? पूरी बात बताओ। सीमा के मुंह से बस नाम सुनकर अब तो रिया भी हैरानी से सीमा की तरफ देखने लगती है। सीमा अपनी बात को पूरा करते हुए कहती है, सीमा, मैम, रिया का स्कर्ट पर खून लगा हुआ है। ये सुनकर बाकी बच्चे भी रिया के स्कर्ट की तरफ देखने लग जाते हैं। उसके स्कर्ट पर खून का दाग देखकर लड़के अपने मुंह में हंसी दबाने की कोशिश करने लगते हैं। इस सबसे रिया का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है। वो पायल की तरफ देखने लगती है और वो भी उसके स्कर्ट पर दाग देखकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। पायल का जवाब पाकर रिया धड़ाम से अपनी सीट पर बैठ जाती है। अपनी बेइज्जती होते देख उसका चेहरा लाल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मिसेस जूही पूरी बात समझ जाती है तो वो रिया से कहती है, मिसेस जूही, रिया बेटा, तुम मेरे साथ चलो और रोना बंद करो। रिया रोते हुए, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सब मेरे ऊपर हंसेंगे। मिसेस जूही, कोई नहीं हंसेगा बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। पायल भी रिया के कंधे पर हाथ रखकर उसे मिसेस जूही के साथ जाने का इशारा करती है। रिया अपना सिर नीचे झुकाए ही मिसेस जूही के साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद एक बार फिर लड़के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और लड़कियां भी आपस में बात करके रिया के बारे में तरह तरह की बातें करने लगती हैं। मिसेस जूही रिया को अपने साथ वॉशरूम में ले जाती हैं। रिया रोते हुए उनसे पूछती है, रिया, ये सब क्या है मैम? मेरे शरीर से ये खून क्यों निकल रहा है और मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। मिसेस जूही उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, घबराओ मत बेटा, ये एक साधारण बात है। तुम्हें याद है ना कि हमारे स्कूल में कुछ दिन पहले एक सेमिनार हुआ था मासिक धर्म को लेकर? रिया, जी मैम, मुझे याद है। मिसेस जूही, तो बेटा ये वही है, तुम्हारा मासिक धर्म शुरू हो गया है और ये तो हर लड़की के साथ ही होता है। इसमें डरने की या शर्म करने की कोई बात नहीं है। अब जाओ, जाकर ये पैड लगा लो और ये मेरी स्कार्फ रख लो, इसे अपनी कमर पर बांध लेना। इस स्कार्फ के रंगों में तुम्हारा ये दाग छुप जाएगा। मिसेस जूही उसे पैड और अपना स्कार्फ दे देती है। रिया उन्हें धन्यवाद कहकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो वापस आती है तो मिसेस जूही उसे खुद उसी कक्षा में छोड़कर आती हैं और लड़कों को घूरते हुए गुस्से में कहती हैं, मिसेस जूही,
खबरदार, जो अब किसी ने भी रिया को तंग किया या उसका मजाक बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी बात सुनकर सब चुपचाप बैठ जाते हैं और उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता। जैसे तैसे करके रिया आखिरी लेक्चर लगाती है। छुट्टी होते ही सभी लड़के फिर से उस पर हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं और लड़कियाँ भी उसको काफ़ी बातें सुनाती हैं। रिया बेचारी चुपचाप अपना सिर झुकाए बैठी रहती है। सबके जाने के बाद पायल उससे कहती है, पायल, रिया तू इन सब की बातों पर ध्यान मत दे और शर्म तुझे नहीं बल्कि इन्हें आनी चाहिए, जो उस दाग का मजाक उड़ा रहे हैं जिसकी वजह से ये खुद इस दुनिया में आए हैं। तभी दरवाजे से एक लड़की की आवाज़ आती है। पायल बिल्कुल सही कह रही है। आवाज़ सुनकर दोनों दरवाजे की तरफ देखती हैं तो वहाँ रिया की पड़ोस वाली लड़की उमा खड़ी होती है। उमा उनके पास आती है और रिया से कहती है, उमा, रिया तू लोगों की बातों पर ध्यान मत दे और अपनी सेहत के बारे में सोच। ये सब तो चलता ही रहता है। चल घर चलते हैं। तेरे पेट में दर्द हो रहा होगा ना, तो घर जाकर आंटी से कहकर पेट पर गर्म पानी से सेक लेना, तुझे आराम मिलेगा। उमा रिया को उठाती है और उसकी स्कर्ट पर बांधे स्कार्फ को ठीक से बांध देती है। फिर उमा, रिया और पायल स्कूल से घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही रिया अपने घर पर पहुंचती है तो उसकी मम्मी की नज़र रिया के कमर पर बंधे स्कार्फ पर पड़ती है तो वो रिया से कहती है, भारती जी, रिया ये तूने कौन सा नया फैशन चलाया है स्कर्ट के ऊपर स्कार्फ बांधने का। रिया रोते हुए, मम्मी मेरा मासिक धर्म शुरू हो गया है और मेरे स्कर्ट ख़राब हो गई थी तो जो ही मैम ने मुझे ये स्कार्फ दे दी। मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उमा दीदी बोल रहे थे कि घर जाकर गर्म पानी से सेक कर लेना, उससे कुछ राहत मिलेगी, तो प्लीज़ आप मुझे गर्म पानी करके दे दीजिए। भारती जी ठीक है करती हूँ, तू जाकर कपड़े बदल ले और इन्हें धो दे। रिया ठीक है मम्मी, पर उससे पहले मैं जाकर पानी पी लेती हूँ। भारती जी रुक, मैं देती हूँ। जब तक तेरे पीरियड्स ठीक नहीं हो जाते तब तक ना तो तू रसोई में जा सकती है और ना ही मंदिर में। तुझे रहना भी सबसे अलग ही होगा। रिया हैरानी से, ये आप क्या कह रही हैं माँ? ये तो प्राकृतिक बदलाव है जो हर लड़की में होता है, तो फिर इतनी रोक टोक क्यों माँ? भारती जी ये सब बातें मुझे नहीं पता, बस जो समाज के बनाए हुए नियम हैं मैं उनका ही पालन कर रही हूँ और तुझे भी इन नियमों का पालन करना होगा। अब जा यहाँ से और जो बोला है वो कर। रिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपने कपड़े बदलकर उन्हें धो देती है और बेड पर लेटकर रोने लग जाती है। उसकी मम्मी उसे गर्म पानी की बोतल देकर चली जाती हैं। वो कुछ देर के लिए भी उसके पास नहीं बैठती, जिससे रिया को बहुत बुरा लगता है। कहा तो उसने सोचा था कि कुछ देर वो अपनी मम्मी की गोद में लेट जाएगी और कहाँ उसकी मम्मी ने उसे इस तरह व्यवहार किया। दर्द के कारण रिया पीरियड्स रहने तक स्कूल नहीं जा पाती और घर पर ही रहती है। लोगों का पीरियड्स के प्रति इस तरह का व्यवहार देखकर वो मन ही मन इस बारे में बदलाव लाने के बारे में सोचती है। 4 दिन के बाद जब वो स्कूल जाती है तो एक बार फिर उसकी कक्षा वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, पर वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देती और अपनी पढ़ाई में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और उसकी 9वीं की वार्षिक परीक्षाएं आ जाती हैं। हर महीने वो दर्द सहकर और लोगों के व्यवहार को देखकर अपने इरादों को और मजबूत करती रहती है। जब उसकी वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम आता है तो उसने हर बार की तरह स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया होता है। उनके स्कूल में वार्षिक उत्सव समारोह रखा जाता है, जिसमें सभी कक्षाओं में टॉप में रहने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है। और जब रिया की बारी आती है तो वो अपना पुरस्कार लेने के बाद अपनी प्रिंसिपल मैम से कहती है, रिया मैम मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्रिंसिपल मैम, हाँ बेटा बोलो। रिया, मैम ऐसे नहीं, मैं यहाँ बैठे सभी लोगों के सामने अपने मन की बात रखना चाहती हूँ। प्रिंसिपल मैम, ठीक है बेटा जाओ। माइक की तरफ इशारा करते हुए रिया माइक के पास जाती है और कहती है, रिया मेरा नाम रिया है और आज मैं यहाँ अपने मन में काफ़ी
दिनों से आ रही कुछ बातों के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। सभी सवालिया नज़रों के साथ रिया को देखने लगते हैं। भारती जी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर रिया किस बारे में बात करना चाहती है। रिया एक बार सबकी तरफ देखने के बाद आगे बोलना शुरू करती है। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ, तो आज यहाँ लड़कियों में आने वाले सबसे बड़े प्राकृतिक बदलाव यानी कि मासिक धर्म के बारे में बात करना चाहती हूँ। मासिक धर्म का नाम सुनते ही वहाँ बैठे सब लोग रिया के बारे में तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। भारती जी भी उसे गुस्से से घूरने लग जाती हैं, पर वह किसी की परवाह नहीं करती और आगे बोलती है। रिया, मैं जानती हूँ कि आप सब सोच रहे होंगे कि कैसी बेशरम लड़की है जो इस बारे में बात करना चाहती है, पर मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर इस बारे में बात करने में दिक्कत क्या है, जबकि ये बदलाव तो हर एक लड़की के जीवन की सच्चाई है। अगर ये ना हो तो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। फिर क्यों इसको लेकर लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं और लड़कियां का मजाक उड़ाते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जब मुझे पहली बार मासिक धर्म शुरू हुए थे तो उस समय मैं स्कूल में थी और मेरे कपड़े ख़राब हो गए थे। उस बात के लिए न केवल लड़कों ने बल्कि लड़कियों ने भी मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे तो मेरी खुद की माँ तक ने भी नहीं संभाला और फरमान सुना दिया कि रसोई में नहीं जाना, मंदिर में नहीं जाना, किसी चीज़ को नहीं छूना और सबसे अलग सोना है। इतना बोलते बोलते रिया की आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं और वह कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। तभी मिसेस जूही वहां आती हैं और उसे आगे बोलने के लिए हिम्मत देती हैं। फिर रिया आगे बोलना शुरू करती है। रिया, उस समय भी मुझे जूही मैम, उमा दीदी और मेरी बेस्ट फ्रेंड पायल ने ही संभाला था और इसके लिए मैं इनकी हमेशा आभारी रहूँगी। अब मैं यहाँ बैठे सभी लड़कों, आदमियों, लड़कियों और उन औरतों से पूछना चाहती हूँ जो इसको एक मजाक का पात्र बनाते हैं। वो सब मुझे ये बताएं कि क्या आप सब इन दाग के बिना ही इस दुनिया में आ गए? क्या आपकी माँओं को ये दाग नहीं लगते थे? क्या उन्हें मासिक धर्म से नहीं गुजरना पड़ता था? अगर आपको है ना तो अपने जीवन में ऐसी ही लड़कियों को लेकर आना जिन्हें ये दाग ना लगती हो। फिर देखती हूँ कि कैसे आपके वंश आगे बढ़ते हैं। ये बात सुनकर लोगों की नज़रें शर्म से नीचे झुक जाती हैं। रिया उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, रिया, काश कि मेरी इन बातों का असर आप सब पर हमेशा के लिए हो जाए और लड़कियों का जीवन आसान हो जाए। अरे, जब एक लड़की को मासिक धर्म होते हैं ना तो उसे किस शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है, इसका तो आप लड़के अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ये लड़कियां जिन्हें खुद इस बात का पता है वो भी दूसरी लड़कियों को मानसिक पीड़ा देने से पीछे नहीं हटती। जब 4 से 7 दिन तक शरीर से लगातार खून निकलता है ना तो इतना दर्द और इतनी दिक्कतें होती हैं कि लगता है इससे अच्छा है कि एक बार में ही जान निकल जाए। और ऐसा भी नहीं है कि ये दर्द ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही सहना पड़े। ये दर्द तो एक लड़की को तब से सहन करना शुरू हो जाता है जब उसका मासिक चक्र शुरू हो जाता है। उसके बाद हर महीने उसे इसी दर्द से गुजरना पड़ता है और वो भी सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन के 40-45 साल तक की ज़िंदगी का हर महीना उन्हें इसी दर्द से गुजरना पड़ता है। एक लड़की फिर भी खुशी खुशी इतना दर्द सहती है ताकि इस समाज को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो, पर जब वही समाज उसे मजाक का पात्र बनाता है तो वो टूट जाती हैं। इसके बाद रिया अपनी माँ की तरफ देखती है और उन कहती है, रिया माँ, आप तो मेरी अपनी है ना, फिर आपके दिल ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की इजाज़त आपको कैसे दे दी? माना कि आपके समय में आप सबके साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ है और माँ फिर तो आप अच्छे से समझ ही सकती हैं ना कि उस समय कितना दुख होता है। तो फिर आपने बदलाव लाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि आपके साथ हुआ था? उस दिन मैं इतनी उम्मीद के साथ घर आई थी कि आप मुझे खुद से बिल्कुल भी दूर नहीं करेंगी, पर आपने क्या किया माँ? रिया की बात सुनकर भारती जी को अपने समय की याद आ जाती है जब उनका मासिक चक्र शुरू हुआ था और उनकी माँ और दादी ने उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया था और उनको कितना दुख हुआ था। भारती जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो भागती हुई स्टेज पर जाती है और रिया से कहती है, भारती जी बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जब मुझे तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया और तुझे भी उस दर्द में धकेल दिया जिससे कभी मैं खुद गुजरी थी। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब से हर महीने मैं तेरा
पूरा ध्यान रखूंगी। रिया अपनी माँ के गले लग जाती है और कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद वो उनसे अलग होती है और सभी से कहती है, रिया, मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी अब से लड़कियों का मजाक उड़ाना बंद करके उन्हें मानसिक पीड़ा देना बंद करेंगे। आप सब उनकी शारीरिक पीड़ा तो दूर नहीं कर सकते हैं, पर कम से कम उनकी मानसिक पीड़ा तो दूर कर ही सकते हैं ना। आप सब लड़कियों पर जो रोक टोक लगाते हैं कि रसोई में नहीं जाना, मंदिर में नहीं जाना, सबसे अलग रहना है, ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि ये एक प्राकृतिक बदलाव है, ना कि एक छूत की बीमारी। और मंदिर में जाने से क्या हो जाएगा, जबकि इस संसार की जननी खुद एक औरत है। इसलिए उन अंधविश्वासों को छोड़कर अपनी बहू बेटियों का इस समय पर साथ देकर उनकी हिम्मत को बढ़ाएं। इसके बाद रिया चुप हो जाती है और सभी लोग खड़े होकर जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। रिया ये सोचकर बहुत खुश होती है कि शायद वो ज़्यादा न सही पर कुछ लोगों की सोच बदलने में तो कामयाब हो ही गई। आशा करती हूँ कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।